मैं आमंत्रित करता हूं जितेंद्र भाटिया साहब को। नमस्कार दोस्तों। कला में लोक और अभिजात्य का द्वंद्व, ये हमारा विषय है। कल के सत्र में आपने लोक और अभिजात्य के धार्मिक और जातीय विभाजन पर काफ़ी चर्चाएं सुनी, जिनके अंत में रणेंद्र जी ने कहा कि वे इस तरह के विभाजन को अस्वीकार करते हैं। चूँकि बहुत सी बातें धार्मिक और जातीय विभाजन को लेकर कही जा चुकी हैं, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता और मैं मुख्य रूप से लोक और अभिजात्य का जो द्वंद्व है, इसके पूंजीगत और दूसरे सत्ता से जुड़े निहितार्थों पर ज़्यादा बात करूँगा और अपनी बात पुख्ता करने के लिए मैं कुछ हद तक सिनेमा का सहारा लूँगा। दोस्तों, अगर बहुत सरल रूप में कहा जाए तो कला क्या है? कला हमारे शाश्वत या नैसर्गिक स्वरूप में हमारी अनुभूतियों, हमारी स्मृतियों और हमारी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसी को हम कला कहते हैं। इज़राइल के प्रसिद्ध लेखक एमोस ओज अपने एक भाषण में कहते हैं कि हम सब के अंतरंग में छिपे रहस्य एक ही होते हैं। ऑल आवर सीक्रेट्स आर द सेम। दरअसल अनुभूतियों की यह सार्वभौमिकता कला को लोक और लोक को कला से जोड़कर एक को दूसरे का पर्याय बनाती है। एमोस ओज एक और बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य या कला का प्रांतीय या प्रोविंशियल होना बहुत ज़रूरी होता है और इस प्रांतीयता से उनका अर्थ राजनीतिक नहीं बल्कि आंचलिक होता है। और आंचलिक भी सिर्फ शहर से बाहर गांव की आंचलिकता नहीं, बल्कि वो शहर की आंचलिकता भी हो सकती है, किसी ख़ास कस्बे की, किसी ख़ास मोहल्ले की, किसी मकान की या किसी पहाड़ की या किसी समुद्र तट पर बसे गांव की, किसी की भी आंचलिकता हो सकती है। उमा जी ने अभी जिक्र किया टॉल्स्टॉय का। एमोस ओज कहते हैं कि दुनिया का कोई भी उपन्यास प्रोविंशियल या आंचलिक हुए बगैर महान नहीं हो सकता। और इसका उदाहरण देने के लिए वो चेखव का नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि चेखव अपने उपन्यास में या अपनी कहानी में जिस किसी सुदूर कस्बे का चित्र खींचते हैं, उसे शायद आज नक्शे पर ढूंढना भी असंभव होगा।
उसका अस्तित्व नहीं है आज। और यदि अगर वो मिल भी जाए तो उसका वह पुराना स्वरूप बाकी नहीं बचा होगा। लेकिन जब हम चेखव के उपन्यास को पढ़ते हैं या उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो उस जगह के लोग, उसकी गलियाँ, उसकी खुशबुओं, उनके खान पान, उनके सामाजिक संबंधों, उनके स्कैंडल्स और उनकी हवा तक को बहुत साफ साफ लगभग छू कर महसूस कर सकते हैं। कलाओं की यह आंचलिकता और दूसरी तरफ सार्वभौमिकता उसे लोक से जोड़कर महान बनाती है, ऐसा एमोसोस कहते हैं। दरअसल देखा जाए तो अपने पारंपरिक और प्राकृतिक रूप में कलाएं लोक का ही एक विस्तार है, लेकिन समय के साथ इन कलाओं में बहुत सारी विविधताएं आ गई हैं और इनकी बुनावट में जो विकास हुआ है उसके लिए मेरे अनुसार उन्हें दो भागों में बांटना ज़रूरी लगता है इन कलाओं को। पहले वर्ग में वे कलाएं हैं जिनमें बाहरी शिल्प या क्राफ्ट का बहुत कम समावेश होता है। ये कलाएं कमोबेश स्वतः स्फूर्त होती हैं, जैसे साहित्य या अभिनय या वाचिक संगीत। निसंदेह इन सब में हमारे नैसर्गिक गुणों, हमारी मानसिक योग्यता, हमारी दक्षता तथा अर्जित अभ्यास या रियाज का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये लिखने या बोलने या गाने के लिए इस अंदरूनी काबिलियत के अतिरिक्त किसी भी दूसरे बाहरी शिल्प का सहारा नहीं लेती। यह पहले वर्ग की कलाएं हुई। दूसरे वर्ग में हम उन कलाओं को लेते हैं जिनका वर्चस्व कला या आर्ट के साथ साथ शिल्प या क्राफ्ट के संसाधनों अथवा रिसोर्सेज की मांग करता है। संसाधन चाहिए उसके लिए, और इनमें से कुछ का तो अस्तित्व ही इन संसाधनों पर टिका रहता है, जैसे ऑयल पेंटिंग्स, तैल चित्र, वाद्य वृंद, कॉन्सर्ट्स, मूर्तिकला, रंगमंच के नाटक और सिनेमा तथा टेलीविज़न। आजकल तो पहले वर्ग की कलाओं को भी कुछ हद तक अपने विकास के लिए विशिष्ट संसाधनों की ज़रूरत पड़ने लगी है, परंतु दूसरे वर्ग की कलाओं का तो वजूद ही इन संसाधनों पर टिका होता है। और इसके चलते जब जिया मोहिउद्दीन डागर अपने कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं तो उन्हें एक अदद महंगी और संभवतः इम्पोर्टेड रुद्रवीणा की ज़रूरत पड़ती है। फुटपाथों पर और उसकी दीवारों पर चारकोल से घोड़े आंकने वाले मकबूल फिदा हुसैन अपने स्टूडियो में पहुंचते ही महंगे कैनवस, ईजल और पत्रकारों को तलब करते हैं। यहाँ तक कि स्वतः स्फूर्त साहित्य में भी गीतांजलि श्री को पूरी दुनिया तक पहुंचने के लिए एक अदद डेजी रॉकवेल जैसी कुशल अनुवादिका की ज़रूरत पड़ती है। कला और शिल्प का या उसके संसाधनों का यह समन्वय कला का मूल स्वरूप नहीं बदलता, या हम मानते हैं कि कम से कम बदलना नहीं चाहिए, बल्कि शिल्प या संसाधनों के इस मिलाप से तो कला को सार्वभौमिकता और एक अधिक बड़ा श्रोता वर्ग मिलता है। सवाल है कि क्या सचमुच ऐसा हो पाता है? क्या इस मिलन से कला अपने नैसर्गिक लोक स्वरूप को बरकरार रख पाती है? यही हमारा मूल सवाल है। मेरी बात को काटने के लिए आप नुक्कड़ नाटक जैसी जनविधा या आदिवासियों द्वारा स्वतः स्फूर्त गाए जाने वाले गीतों का उल्लेख कर सकते हैं, जो संसाधनों को धता बताते हुए सड़क या जंगल में अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम
और नाकाफ़ी हैं। दूसरे वर्ग की कलाओं में आज संसाधन सर्वोपरि हैं और इन संसाधनों को आप दूसरे नामों से भी पुकार सकते हैं। धन, बड़ी पूंजी, सत्ता और इस गोष्ठी का शीर्ष शब्द अभिजात्य। और आज के इस युग में तो आप प्रचार या आत्म प्रचार को भी इन संसाधनों में शामिल कर सकते हैं। देखा जाए तो द्वंद्व की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे अधिक संसाधन सत्ता के पास होते हैं और इन्हीं से अपनी सुविधा के अनुसार वह अभिजात्य का भी निर्माण करता है। यदि हम मानते हैं कि समस्त कला ही लोक का परिष्कृत चेहरा है या चेहरा होना चाहिए, तो फिर अभिजात्य क्या है? शायद कला के भीतर का एक विशिष्ट हिस्सा जो अपनी सत्ता, अपने वर्चस्व और अपनी समृद्धता के बूते पर समूची कला को अपने हितों के अनुसार साधने की कोशिश करता है, अपने गढ़े हुए झूठे इतिहास, अपने संकुचित मूल्यों और अपनी मान्यताओं के अनुसार। और ये मूल्य या ये मान्यताएं लोक से मेल नहीं खाती। जो कलाएं बड़ी पूंजी या संसाधनों पर मैसर हैं, उन्हें सत्ता या अभिजात्य द्वारा साधना अधिक आसान होता है, क्योंकि चाबी उनके हाथ में होती है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है जो उन्हें अभिजात्य की सत्ता से ही मिल सकती है। लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच। मुफ्त का भोजन नहीं मिलता। आश्रय की कीमत भी कलाओं को अंततः चुकानी पड़ती है। राजाओं और सेठों द्वारा स्पॉन्सर की गई पेंटिंग्स, सरकार द्वारा प्रायोजित फिल्में, सत्ता द्वारा संचालित टीवी चैनल्स या अखबार इसके सटीक उदाहरण हैं, जिनमें कला अपने आश्रयदाता की प्रतिध्वनि, साहित्य और मीडिया उसका प्रोपेगेंडा और संगीत उसका हिज मास्टर्स वॉइस बन जाता है। कई बार तो इस विकृति के चलते इन कृतियों को कला कहना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जहां सत्ता से आश्रय पाने के बावजूद कलाएं अपनी असहमति का अधिकार कायम रख पाई हों। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। साहित्य में आपको सत्ता से असहमति के स्वर इसलिए मुखर रूप से दिख जाते हैं क्योंकि फिल्म या कई अन्य विधाओं के मुकाबले लेखन किसी बड़ी पूंजी का मोहताज नहीं होता। दूसरे अन्य कलाओं जैसे मूर्तिकला, चित्र आदि के मुकाबले साहित्य में वैचारिक पक्ष कहीं अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें अक्सर सहमति या असहमति व्यक्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज का परिदृश्य अगर आप देखें तो इस स्पष्टता के बावजूद आपको साहित्य में बहुत से फेंस पर बैठे लेखक लेखिकाएं मिल जाएंगे जो अपनी रचनाओं में राजनीतिक या सामाजिक स्टैंड लेने से सिर्फ इसलिए कतराते हैं कि पता नहीं कौन सी असहमति किस पुरस्कार या सम्मान को हासिल करने में आड़े आ जाए। अक्सर देखा गया है कि सत्ता या अभिजात्य का प्रलोभन लेखक को व्यभिचारी, बेईमान और लोक विरोधी बनाता है। आज इन संसाधनों पर निर्भर दूसरे वर्ग की कलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अभिजात्य के प्रलोभनों के बावजूद अपने नैसर्गिक लोक चरित्र को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। ऐसा करना बहुत आसान नहीं होता और इस चुनौती को हम आज के सबसे सशक्त माध्यम सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 150 वर्षों में दूरगामी तकनीकी विकास और जीवन शैली में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बावजूद
दूसरे बौद्धिक सामान की तरह सिनेमा असंगत नहीं हुआ या विलोप की कगार तक पहुंचने की जगह वो आज भी एक संबद्ध, प्रासंगिक और जीवंत विधा बना हुआ है। यह अपने आप में एक सुखद आश्चर्य का विषय है। 150 वर्ष का से भी कम का इतिहास है सिनेमा का। शायद इसका कारण यह है कि जीवन का सबसे प्रभावी और जीवंत प्रतिसंसार हमें सिनेमा से मिलता है, और आजकल की फिल्म की डिजिटल पद्धति ने तो इसे अनश्वरता प्रदान कर दी है हमारे अपने क्षणभंगुर जीवन के मुकाबले। तो ये अनश्वर हो गया है सिनेमा, सुरक्षित है इतिहास में और समय में, साहित्य और इतिहास की तरह। दोस्तों, साहित्य और इतिहास की ही तरह सिनेमा भी निरपेक्ष नहीं होता। हम अंधेरे में प्रोजेक्टर से आते प्रकाश तले सिर्फ वह देखते हैं जो इसका सृष्टा हमें दिखाना चाहता है, बल्कि किसी भी अन्य विधा से कहीं अधिक सिनेमा हमें रचनाकार के दृष्टिकोण से एकात्म होने की चुनौती देता है, जिसे आप सिनेमा घर से उठकर बाहर चले जाने गए बगैर तोड़ नहीं सकते। यदि हम सिनेमा की तुलना रंगमंच से करें तो हमारे देश में रंगमंच सिनेमा से कहीं पहले 19वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका था। इधर का जो मैं पुरातन रंगमंच की बात नहीं कर रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में महंगी टिकट के कारण उसकी पहुंच अभिजात्य वर्ग तक थी। कहा जाता है कि कलकत्ता में जब थिएटर होता था तो उसमें एक टिकट की कीमत 1 अशर्फी हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत महंगा होता था। सिनेमा ने इस कला को लोक के सबसे निचले तबके तक पहुंचा दिया। हालांकि 20वीं सदी के प्रारंभ में इसके श्रोता विदेशी मूक फिल्मों को पसंद करने वाले अंग्रेजीदां थे और राष्ट्रवादियों को इससे सख्त चिढ़ थी। यहाँ तक कि जब दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाने की सोची थी तो उनके कई शुभचिंतकों ने कहा था कि वे अंग्रेज़ों के इन खिलौनों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कहा गया था दादा साहब फाल्के को। बहरहाल, एक आने का टिकट जो उस समय होता था, इसने सिनेमा को समाज के सबसे साधारण वर्ग तक पहुंचा दिया। उस समय यानी मूक काल में, मूक सिनेमा के काल में, सिनेमा का समूचा कलेवर धार्मिक था और यह पौराणिक कथाओं और धार्मिक चरित्रों के माध्यम से अपनी नैतिक धारणाएं स्थापित करता था। एक तरह से यह अंग्रेज़ों को भी पूरी तरह स्वीकार्य था, क्योंकि देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से यह एक सुरक्षित दूरी बनाकर चल रहा था। बहरहाल, 1921 में जब पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध स्वर उठ रहे थे तो कान्जी भाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई, भक्त विदुर, और इस पौराणिक फिल्म में विदुर को लंगोटी में दर्शाया गया, जिसे देखकर अंग्रेज़ों ने तुरंत कहा, फौरन उन्होंने पहचान लिया कि यह विदुर नहीं गांधी है, और आनन फानन में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप उसके तुरंत बाद भारत में सिनेमा का पहला सेंसर बोर्ड बना। यदि थिएटर की ओर जाएं तो इससे कई दशक पहले दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था, नील दर्पण, जिसमें नील में काम करने वाले मजदूरों की व्यथा कथा थी कि कैसे वहाँ के जो कॉरपोरेट मालिक हैं और अंग्रेज़ जो हैं वो कैसे उनका शोषण करते हैं। इस
नाटक ने बहुत से अन्य नाटकों को जन्म दिया। और जब ये बात हद से आगे बढ़ गई तो थिएटर में भी इसी तरह अंग्रेज़ों ने एक सेंसर बोर्ड तैयार किया था जिसमें नाटकों को पहले पास कराना ज़रूरी हो जाता था। तो जहाँ जहाँ असहमति के स्वर उठते हैं वहाँ वहाँ सत्ता अपना काम करती है। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सत्ता की आलोचना पर सख्त पाबंदी की है परंपरा उसी समय से, मेरी बात सुलभ जी ने पहले कह दी, सत्ता की आलोचना पर सख्त पाबंदी की है परंपरा उसी समय से आज तक चल रही है। और आज तो वह उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां राजा को नंगा कहने वाले की ज़बान बेरहमी से खींच ली जाती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरुद्ध सरकार की कानूनी कार्रवाई इसका ताज़ा उदाहरण है। मुकदमा कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अनुभव सिन्हा ने एक फिल्म बनाई थी भीड़, हाल में ही, जो कोरोना समय में विस्थापन पर आधारित थी और जिसमें मजदूरों की एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले मजदूरों की व्यथा कथा थी। उसने अपनी शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा उनके ही स्वर में उस दौरान देशव्यापी घेराबंदी या लॉकडाउन के दौरान दिया गया भाषण, उनका चेहरा भी नहीं, सिर्फ भाषण, उसने उससे अपनी फिल्म का आरंभ किया था। लेकिन इस पर भी सेंसर बोर्ड को आपत्ति हुई और उन्होंने कहा इसमें से आवाज़ हटाइए, किसी दूसरे की आवाज़ डालिए। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो लिखा हुआ प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, उसमें भी हेर बदल किए गए, उसमें उसको भी परिवर्तित किया गया कि उसमें ये शब्द हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए। तो ये आज की सख्त पाबंदी की परंपरा है। मूक सिनेमा के बाद टॉकी के दौर में स्वतंत्रता से पहले सिनेमा बहुत सावधानी से लोग के कई सामाजिक मुद्दों को छूने के बावजूद अंग्रेज़ों से बेवजह, जिसे कहा जाता पंगा लेने से बचता था। वो नहीं लेता था सिनेमा जो था, क्योंकि बहुत पैसा लगता था उसमें और बहुत रिस्क था उसमें, तो ये अंग्रेज़ों से पंगा नहीं लेता था। और पौराणिक, ऐतिहासिक राजाओं शहंशाहों की इन अभिजात्य फिल्मी कथाओं से खुश होकर सरकार ने सबसे पहले सबसे बड़े निर्माता फ्रॉमजी मदन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया था। और अर्देशार ईरानी, जिन्होंने आलम-आरा बनाई थी, अर्देशार ईरानी को राय बहादुर जैसी उपाधियों से नवाजकर इनाम भी दिया गया। इसके समानांतर बेचारे वी शांताराम, जो लोक को समर्पित थे, बहुत मुश्किल आर्थिक स्थितियों में पड़ोसी जैसी फिल्में बना रहे थे, जिनमें वे समाज से धार्मिक दुर्भाव हटाने के भरसक प्रयत्न कर रहे थे। स्वतंत्रता के दौरान और उसके बाद 50 के दशक में अभिजात्य के झूठे महलों के मुकाबिल हमारे सामने विमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन आती है। शांताराम, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1946, दहेज और 2 आंखें 12 हाथ जैसी फिल्में लेकर आते हैं। और अमीय चक्रवर्ती सामाजिक पुनरुत्थान में रची बसी फिल्में पतिता, कठपुतली और सीमा लेकर आते हैं। इन्हीं के साथ राज कपूर भी थे, जो अब्बास, शैलेंद्र और शंभू मित्र से मिलकर आवारा, बूट पॉलिश, जागते रहो और श्री 420 जैसी लोक की पक्षधर फिल्मों को जन्म दे रहे थे। इस पूरे दौर में नेहरू इन फिल्मों में अनुपस्थित होते हुए भी इनकी विचारधारा पर बेतरह हावी थे। और इस दौर को अगर नेहरूवियन सिनेमा का समय कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा।
इन फिल्मों पर इनके अलावा इतालवी फिल्मकार विटोरियो दी सिका का और उनकी यथार्थवादी फिल्में शूशाइन और बाइसिकल थीव्स का भी बेतरह प्रभाव था, जिसने आगे चलकर सत्यजीत राय को पथिर पांचाली, अपराजितो और अपूर्व संसार की त्रयी रचने के लिए प्रेरित किया। ये फिल्में मुख्य धारा के अतिरंजना भरे अभिजात्य के मुकाबिल जमीन पर खड़े साधनहीन मनुष्य की व्यथा कथा कहती थी। पथिर पांचाली विशुद्ध रूप से भारतीय अंचल और ग्रामीण जीवन की आत्मा को छूने वाली उनकी अलौकिक फिल्म है, जिसकी तुलना सहज ही विभूति भूषण के उपन्यास ही नहीं, गोदान और मैला आंचल जैसी महान कृतियों से की जा सकती है। लेकिन इन्हीं सत्यजीत राय के पहले 10 वर्षों के फिल्म काल के बाद इनकी फिल्मों पर ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे फिल्मकारों द्वारा कई आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये फिल्में कुल मिलाकर अभिजात्य की संस्कृति को फैला रही हैं। सवाल उठता है कि सिनेमा में यह पक्षधरता कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म उतनी ही प्रभावी बनती है या उसकी मूल कृति से कुछ कमतर रह जाती है। अधिकांश उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्में उनकी मूल साहित्यिक कृति से काफ़ी पीछे रह जाती हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद हैं। पथिर पांचाली एक बहुत बड़ा अपवाद है। और इसके अलावा हमें याद आती है बसु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम, जो शायद मारे गए गुलफाम रेणु की कथा से कहीं भी कमतर, उससे कमतर नहीं थी। उसमें गीत थे और तमाम सारी चीज़ें थी जो उस कथा को एक नया संसार देते थे। एक जापानी फिल्म थी वुमेन ऑफ द ड्यून्स, कोबो एबे के उपन्यास पर आधारित थी और यह फिल्म भी तेशिगारा द्वारा बनाई गई। यह फिल्म अपनी मूल साहित्यिक कृति से कहीं आगे निकल जाती है। इन सारी फिल्मों के सफल होने का एक कारण यह भी था कि कम से कम तीसरी कसम और वुमेन ऑफ द ड्यून्स में जो लेखक था, जो मूल कथा का लेखक था, वो कोलैबोरेटर था। उसने साथ में काम किया। रेणु ने काम किया, शैलेंद्र के साथ काम किया तीसरी कसम पर, बसु भट्टाचार्य के साथ काम किया और उसी तरह वुमेन ऑफ द ड्यून्स में कोबो एबे ने काम किया। और इनके समन्वय से जो कला सामने आई वो मूल कृति से कहीं आगे निकल गई। आज जिस इंटरनेट युग में हम जी रहे हैं उसमें कलाकार की सामूहिक प्रतिबद्धता या रचनात्मकता का सवाल काफ़ी गड्ढमड हो चुका है। इस नए माध्यम ने लाखों नए लेखकों को जन्म दिया है, जिनमें से अधिकांश की महत्वाकांक्षा फेसबुक के लाइक या डिसलाइक, हंसते रोते मुखड़ों या लाल रंग वाले दिल के जरिए समझी और नापी जाती है। फेसबुक के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि यह आपकी मौलिकता को नष्ट कर आपको करोड़ों दूसरे लोगों की तरह हूबहू एक जैसी मशीनी शॉर्टकट भाषा में लिखने, व्यवहार में लाने और अंततः सोचने के लिए विवश करता है। इसके व्याकरण को स्वीकार किए बगैर आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। साहित्य या बौद्धिक संवाद के नाम पर आज लाखों टन सॉफ्ट कचरा हमारे लैपटॉप और हमारे फ़ोनों पर सवार चारों दिशाओं में अनंत दूरियों तक फेंका जाने लगा है। वापस यदि सिनेमा की ओर लौटें तो आज की बनाई जाने वाली एक्शन फिल्में जो हैं, जिनमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, वे कमोबेश उनको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कार्टून नेटवर्क जो चैनल है टेलीविज़न का, उसकी कोई कार्टून फिल्म देख रहे हैं। उसका एक्शन जो है लगभग वैसा ही
अविश्वसनीय होता है। और इन फिल्मों में एक सुपर हीरो होता है जो तमाम लोगों से लड़ाई लड़ता हुआ अंततः जीत जाता है। इसके अलावा सामाजिक फिल्में हैं जो बहुत चतुराई के साथ एक अर्ध सत्य को सत्य में बदलती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप सब जानते हैं, कश्मीर फाइल्स हो या केरल फाइल्स हो, या अंग्रेजी की बहुत चर्चित फिल्म ओपेनहाइमर, जिसके अंदर एटम बम बनाने वाला जो वैज्ञानिक है उसको इस तरह विभूति की तरह पेश किया गया है कि वो उसने बहुत बड़ा महान व्यक्ति था वो, और उसने जो बहुत बड़ा काम किया लाखों लाखों लोगों को मार डालने का, उसको कहीं दबाकर ये एक खास तरह की अमरीकी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती हैं। तो कश्मीर फाइल्स हो या केरल फाइल्स हो या अंग्रेजी की ओपेनहाइमर हो, इन सब की मानसिकता लगभग एक जैसी है और ये एक ही तरह के झूठ को या अर्ध सत्य को बढ़ावा देती हैं। अपनी समूची व्यावसायिकता के बावजूद हमारा ऐतिहासिक सिनेमा जो है वो कभी सत्ता का गुलाम नहीं रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ समय से एक नई तरह का प्रायोजित सिनेमा हमारे सामने आने लगा है जो सत्ता के एजेंडे को बहुत महीन ढंग से आगे बढ़ा रहा है। मेरे ख्याल से इस लड़ाई से में विजय पाने का रास्ता भी शायद इंटरनेट और कंप्यूटर से ही निकलेगा। शाहरुख खान ने इधर एक फिल्म बनाई है जवान, जिसमें चुपके चुपके वो तमाम एक्शन और तमाम कार्टून जैसी हरकतों के बावजूद कुछ संदेश भी दे डालते हैं और ये बहुत कारगर संदेश वो देते हैं। जैसे वो अपनी उंगली दिखाते हैं, आप जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, कि आप इस उंगली का इस्तेमाल वोट देते समय बहुत सावधानी से करें, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप अपना वोट दें। तो शाहरुख खान के मुंह से निकली हुई ये बात मायने रखती है और मैं समझता हूँ कि लाखों लाखों लोगों तक ये बात पहुँचती है। और ये बात जो है, हर्ष मंदर जब 50 या 100 या 200 लोगों की भीड़ में यही बात कहते हैं तो उतनी प्रभावी वो नहीं होती। तो सिनेमा में एक बहुत बड़ी ताकत है यदि इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस पर जो कब्ज़ा है, जो सत्ता का कब्ज़ा है, उससे कैसे लड़ा जाए, तो उसके भी रास्ते इंटरनेट से निकल रहे हैं। क्राउड फंडिंग, कल बात की गई, कल बताया गया कि कैसे क्राउड फंडिंग से लोगों के पैसे लेकर फिल्में बनाई जाती हैं। मंथन फिल्म एक बनाई थी श्याम बेनेगल ने, जो वहाँ के सारे जो दूध बेचने वाले थे उनसे एक एक रुपया लेकर उन्होंने 50,000 लोगों से पैसे लेकर वो फिल्म बनाई थी। और आप देख रहे हैं कि नेट पर भी रवीश कुमार को आप देखते होंगे। रवीश कुमार एक सत्ता के साथ संबद्ध थे और सत्ता के बदलने के बाद वो फौरन उससे बाहर निकल आए, लेकिन इसके बावजूद उनका स्वर, उनकी आवाज़ कम नहीं हुई है, वो उसी तरह कायम है। इसके अलावा नेट ने वितरण के नए नए साधन दिए हैं, बहुत सारे साधन दिए हैं जहां फिल्में रिलीज़ नहीं होती। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं आजकल जो रिलीज़ नहीं हो पाती, लेकिन इनको नेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन्हें वितरित करती हैं यूरोप में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर, जिनसे इनको पैसा, लगभग जितना पैसा लागत है इनकी, वो वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि 150 वर्षों का सिनेमा का बहुत जीवंत इतिहास रहा है और मैं समझता हूँ कि इन सारी सत्ता के इस सारे खेल के बावजूद, इस सत्ता और अभिजात्य के इस पूरे खेल के बावजूद सिनेमा शायद अगले 150 या 200 वर्षों तक उसी तरह जिंदा रहेगा और अपनी बात
ख़त्म करने के लिए मैं शाहिर का ही सहारा लूँगा कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, इस पूरी बहस को एक विशद आधार देने के लिए, सिनेमा और सोशल मीडिया को अपनी जदों में लेकर उसको और स्पष्ट करने के लिए। हम जिस सुबह की शुरुआत के लिए अपेक्षा कर सकते थे, हम उससे अच्छा क्या कह सकते हैं। बहुत आभार।